हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एडजॉर्प्शन स्टडी कर रहे थे और दो टाइप का एडजॉर्प्शन हमने पढ़ लिया था, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में बताया था सरफेस और गैस पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही वीक डाइपोल या वंडर वॉल फोर्स होते हैं, जबकि केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स या आयनिक बॉन्ड, या मैं कह सकता हूँ गैस और सरफेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाई एनर्जेटिक बॉन्ड्स फॉर्म होता है। ये दो टाइप हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होते हैं। एक और कैटेगरी आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने यहाँ शो की हुई है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या है। ध्यान से समझिए इसको। ये मान लीजिए आपके पास कोई सॉलिड है और मैं इसके सरफेस पे एक सॉल्यूशन लेके आता हूँ। इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है सॉल्यूट जो मैं एस से दिखा रहा हूँ, और एक है सॉल्वेंट जो यहाँ पे बाकी सारा बल्क में होगा। बल्क में, बल्क इसका बल्क, इसके बल्क की बात नहीं कर रहा, कन्फ्यूजन हो जाएगा पढ़ते हुए। अब क्या हुआ, इस सॉलिड के सरफेस ने यहाँ से इन सोल्यूट पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। रिजल्टिंग सोल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन इस सरफेस पे ज़्यादा हो गई, इस बल्क में कम रही। ये पॉजिटिव एडजॉर्प्शन है। अब एक दूसरी सिचुएशन है, जब इस सरफेस ने सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, रिजल्टिंग सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इस बल्क में ज़्यादा रही और इस सरफेस पे कम। ये नेगेटिव एडजॉर्प्शन है। बहुत ही सिंपल सी बात है, एक सरफेस पे एक सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। मैंने सिर्फ सॉल्यूट दिखा रखा है ऐसे लिख के। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इस बल्क में ज़्यादा हो और इस सरफेस पे कम, तो नेगेटिव एडजॉर्प्शन है, और अगर ये सरफेस पे ज़्यादा हो बल्क में कम, तो ये पॉजिटिव एडजॉर्प्शन है। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन में सॉल्यूट यहाँ एक है और वहाँ दो, ये भी नेगेटिव एडजॉर्प्शन का ही कैटेगरी समटाइम कहा जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, इसलिए आप सिंपल सा ध्यान रखना, अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इस सरफेस पे ज़्यादा है, इस बल्क में कम, तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होगा। सेकंड केस देखें, अगर यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम, तो नेगेटिव एडजॉर्प्शन है, या यहाँ पे है ही नहीं, सॉल्वेंट पार्टिकल आया हुआ है, सॉल्यूट ऊपर ही है सारा का सारा, तो भी ये नेगेटिव एडजॉर्प्शन है। बस डेफिनेशन की फॉर्म में इसको याद रखिएगा, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। वो कौन से फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते होंगे, जिससे एडजॉर्प्शन फास्टर या स्लोअर रहेगा, एक्सटेंट कम या ज़्यादा रहेगा। उसमें सबसे पहला पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी एक सरफेस पे फिक्स नंबर ऑफ साइट्स हैं जिस पे उन गैस पार्टिकल्स को आके एड्जॉर्ब होना है। एक साइट पे एक गैस पार्टिकल आके एड्जॉर्ब होता है। अब मान लीजिए इस सरफेस पे 500 साइट्स हैं, तो डेफिनेटली 500 पार्टिकल्स ही एड्जॉर्ब होंगे। अगर मैं सरफेस एरिया इसका बढ़ा देता हूँ, तो सीधा सीधा मैं नंबर ऑफ साइट्स बढ़ा देता हूँ, और जब नंबर ऑफ साइट्स बढ़ेंगी तो सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट बढ़ने पर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, रेट भी और एक्सटेंट भी। सेकेंड पॉइंट देखें सरफेस एरिया के बाद, एक्टिवेशन ऑफ सरफेस एरिया। जो भी सरफेस एरिया आपके पास अवेलेबल है उसको आप एक्टिवेट कर दें। मान लीजिए ये सारा सरफेस एरिया आपके पास अवेलेबल था, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस यहाँ पे एड्जॉर्ब हो रहा था। अगर आप इसको किसी तरह से रबिंग करके रफ सरफेस बना दें, या इस पे ऑलरेडी जो स्टार्टिंग पे गैस पार्टिकल प्रेजेंट है उनको यहाँ से रिमूव कर दें, डी एड्जॉर्ब करा दें, तो नई गैसेस का जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन या रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा
वो बढ़ सकता है सरफेस एरिया को एक्टिवेट करके, स्पेशली रफ सरफेस बना के। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। जो गैस आप डाल रहे हैं उसका नेचर यह डिसाइड करता है कि कौन यहाँ सरफेस पे ज़्यादा इजीली एड्जॉर्ब होगी और कौन मुश्किल से एड्जॉर्ब होगी। तो मैं इसी पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगा। ये हमारे पास कोई एक सरफेस है जिस पे दो तरह की गैस मेरे पास अवेलेबल हैं। एक H2 है, एक CO2 है और एक SO2 है। कौन ज़्यादा आसानी से एड्जॉर्ब होगी? अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से ऑब्ज़र्व करूं, वैसे तो मुझे ऐसा समझ में आता था कि इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो ये ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी, और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो ये ज़्यादा आसानी से एड्जॉर्ब होगी। बट यहाँ पे मैंने तीनों गैसेस नॉन पोलर ले ली हैं। ये लीजिए, यहाँ भी ये थोड़ा एग्जांपल चेंज कर देता हूँ। SO3 मैंने तीनों गैसेस नॉन पोलर ले रखी हैं। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स सभी में वीक लंडन फोर्सेस है। एक पॉइंट बता रहा हूँ मैं, आप उसको फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन करें। और वो पॉइंट क्या है? मोर इज द ईज ऑफ liquefaction, more is the ease of liquefaction, more is the extent of adsorption। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा किसी भी गैस में एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट देखने में। लिक्विफेक्शन किस गैस का आसानी से हो सकता है? हमारे पास एक टर्म आती थी, अगर आप याद कर पाएँ 11th क्लास में, क्रिटिकल टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर अगर टेम्परेचर कर दिया जाए तो गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, चाहे आप कितना ही प्रेशर क्यों ना लगा लें। ये क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई होता है, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, more is the ease of liquefaction, or if more is the ease of liquefaction means more will be the extent of adsorption। मतलब अगर मैं इन तीनों गैसेस के क्रिटिकल टेम्परेचर देख लूं तो मैं आसानी से बता पाऊंगा कि कौन गैस जल्दी यहां पे या ज़्यादा यहां पे एड्जॉर्ब होगी और कौन कम। जो वैल्यूज़ मुझे कभी याद होती नहीं है, अगर वो दे देगा तो चलो ठीक है, मैं क्रिटिकल टेम्परेचर देख के ये बात बता दूंगा। बट अगर उसने क्वेश्चन में मुझे वो वैल्यूज़ ना दी तो मैं कैसे पता करूं कि किसका क्या क्रिटिकल टेम्परेचर है? आपको फिर चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 11 थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। वहाँ ये सब बातें आप लोगों को 11th में एक्सप्लेन भी की गई होंगी, जहाँ पे ये बताया जाता है कि जितना ज़्यादा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा गैस का, उतना उसका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने तीनों गैसेस यहाँ पे सेलेक्ट की हुई हैं जो वंडरवॉल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लंदन फोर्सेस हैं। इसका लार्जेस्ट साइज है तो इसके पार्टिकल्स में लार्जेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इनके पार्टिकल्स में वीकेस्ट, रिजल्टिंग इनके मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन नज़र आएगा। इनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा। मुझे डेटा देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, मुझे ये पता है कि इसका साइज़ बड़ा है, मुझे ये पता है कि इनके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे, मुझे पता है इसमें लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे। तो मैं क्लियर कट बोल सकता हूँ कि इसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हाई क्रिटिकल टेम्परेचर रखते होंगे, ज़्यादा आसानी से लिक्विफाई हो पाएंगे, ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन शो करेंगे, जबकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत कम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन शो करेंगे। हो सकता है आप में से बहुतों को अभी याद ना हो क्रिटिकल टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बहुत सारी बातें जो चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 11th में आती थी। बहुत ही जल्दी
जैसे ही मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करूँगा, आई थिंक 7th चैप्टर, 6th में इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाती है वैसे तो, बट 7th चैप्टर में जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा तो उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही पढ़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। तो अगर 11th में पढ़ा था और आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स SO3 के ज़्यादा क्यों हुए या H2 के कम क्यों हुए, या मैं बार बार जो एक वर्ड बोल रहा हूँ लंदन फोर्सेस, वो SO3 में ज़्यादा क्यों हुए और H2 में कम क्यों हुए, अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एक बार थोड़ा सा 11th क्लास की 5th चैप्टर पे जाके बातें समझने की कोशिश करें, और वो भी ना करें तो आप जस्ट वेट करें। कुछ ही समय के बाद मैं आप लोगों को वो सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो किसी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इस तरह के कॉन्सेप्ट्स में एप्लीकेबल होंगे। बट अभी एक बार को मैं उस कहानी को यहाँ पूरा नहीं रिपीट कर सकता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिन गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे उन्हीं का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, मतलब वही ज़्यादा आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं, वही यहाँ ज़्यादा आसानी से एड्जॉर्ब हो सकते हैं। अगर मैं इस पिक्चर में एक मॉलिक्यूल घुसा दूं, सपोज कीजिए मैं अमोनिया घुसा देता हूं, ये भी एक गैस होती है और सरफेस पे एड्जॉर्ब होने की उसकी भी अच्छी खासी टेंडेंसी नजर आएगी। तो अमोनिया मुझे लग रहा है साइज में तो वो इन दोनों से कम पड़ेगा। इसका साइज सबसे बड़ा है, इसका उससे छोटा, इसका उससे भी छोटा, इसका सबसे छोटा। तो जब मैं इन तीन गैसेस के एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को देख रहा था तो मुझे लगा SO3 का एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, देन CO2, देन H2। और मैंने रट्टा मार दिया कि भाई साइज जिसका बड़ा होगा ना उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई होता है, इसलिए एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन भी हाई होता है। मैंने अमोनिया को बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मैं समझ रहा था कि अमोनिया तो CO2 से भी छोटा है। समटाइम आइडिया ना हो पाए तो ऐसे देखना, कार्बन सेकंड पीरियड का मेंबर है, N उसी का पड़ोसी है, साइज लगभग सेम ही है, ज़्यादा फर्क नहीं पाएगा। यहाँ दो बड़े बड़े एटम O लगे हुए हैं, यहाँ बहुत ही छोटे 3 H लगे हुए हैं। इससे भी अगर ना पता चल पाए कि CO2 का साइज़ बड़ा है तो आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेना। इसका 17 है और इसका 44, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा होता है तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं। तो ये ऐसे ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि अब अमोनिया यहाँ पे आएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि ये ट्रेंड गलत है। अफसोस की बात है कि ये ट्रेंड कुछ ऐसा है, SO3 का एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा है अमोनिया से, देन कम्स CO2, देन कम्स CO, देन कम्स H2, कुछ इस तरह का। एक एक्स्ट्रा गैस और डाल दी मैंने यहाँ पे। ये क्यों, ये यहाँ क्यों हो गया ऐसा? एक्चुअली अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कुछ एडिशनल है, कुछ स्पेशल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू वैन डर वाल्स फोर्सेस। अमोनिया के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली चिपके हुए होंगे एज कंपेयर टू दैट ऑफ CO2। ये क्या स्टोरी है? तो याद कीजिए, क्लास 11th को ही याद कीजिए एक बार दोबारा से। वहाँ पे हमें ये कहा जाता था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर है साइज और दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ फोर्स। साइज वाली कहानी तो सुना दी आपको, साइज बड़ा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे। नेचर को सुनिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है तो वो वीक है, और लंदन फोर्सेस हैं तो वो और भी वीक है। लंदन फोर्सेस हैं तो वो और भी वीक है। अगर मैं 2 उन मॉलिक्यूल्स को देखूं जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और लंदन फोर्सेस है तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और ये यहाँ यही हुआ। अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इसलिए वो जीत गया। सदा हाइड्रोजन बॉन्ड जीत जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। SO3 देखो वो अभी भी विनर है। समटाइम साइज डोमिनेट करता है, समटाइम नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। किसमें कौन डोमिनेट करेगा? क्या मैं नेचर देखूं या मैं साइज देखूं?
साइज़ देखता हूँ तो नेचर फंसा देगा, नेचर देखता हूँ तो साइज़ फंसा देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें कुछ कंपैरिजन दिया जाता है गैसेस का तो कोई एक बेस पे देंगे, लाइक सारे नॉन पोलर गैस दे देंगे, सिर्फ साइज बढ़ रहा होगा, या सारे आई शुड से सेम साइज के मॉलिक्यूल्स दे देंगे, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी में लंदन होगा, किसी में डाइपोल होगा, किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो हम अपना कंपैरिजन क्लियर कट आराम से कर लेते हैं। बट अगर कुछ मिक्सिंग हो जाए तो फिर हमें या तो रट्टा मारा हुआ काम आता है या डेटा दिया हुआ काम आता है। जैसे मैं क्रिटिकल टेम्परेचर्स वैल्यू देखूं तो वो मुझे स्पष्ट क्लियर करती हैं कि SO3 के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं, अमोनिया का सेकंड है और CO2 का थर्ड है। बस मैं ये बता सकता हूं कि अमोनिया फोर्थ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। वो इसको बीट कर गया, इसको नहीं कर पाया, वो नेचर है। क्या मुझे रट्टा मारना है? नहीं, तुम्हें कोई रट्टा नहीं मारना, तुम्हें बस डेटा अगर गिवन है तो आपको आंसर करना है, या कुछ इस तरह से कंपेयर करना है कि मुझे जब क्रिटिकल टेम्परेचर देखना होगा या एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन देखना होगा, मान लो मुझे 3 गैस दे दी, मैं पहले चेक करूंगा कि तीनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है क्या। मान लो तीनों डाइपोल वाली दे दी तो फिर मैं चुपचाप साइज के थ्रू पता कर लूँगा। तीनों गैस लंदन फोर्सेज वाली दे दी तो मैं चुपचाप साइज के बेस पे डिस्टिंग्विश कर लूँगा कि किस में हाई एडजॉर्प्शन रहेगा और किस में लेसर। मान लो साइज सेम है तो फिर मैं यहाँ पे डिफरेंस कर लूँगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सबसे आगे रहेगा और लंदन फोर्सेज वाला सबसे पीछे रहेगा। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 3 था, नेचर ऑफ द गैस। फिर भी अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को लेके कोई डाउट लग रहे हों तो आप अपने उन डाउट्स को दिमाग में बनाए रखें टिल वी स्टार्ट विद द लेसन नंबर 7, जहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग 7 हम लोग 5-6 लेक्चर्स में कम से कम जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और उस जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं ये सारी बातें आपसे शेयर करूँगा कि किस तरह से नेचर ऑफ फोर्सेस आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, ईज ऑफ लिक्विफेक्शन और ये सारी बातों को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्टर की तरफ रादर आगे बढ़ते हैं कि कौन सा वो फैक्टर होगा जो एडजॉर्प्शन को डिसाइड करेगा। और नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो मैं अब यहाँ पे सिर्फ नाम भर लिख रहा हूँ, बता कुछ नहीं रहा, टेम्परेचर। लास्ट लेक्चर में बता के आया हूँ, फिजिकल एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे एडजॉर्प्शन बढ़ता था, केमिकल एडजॉर्प्शन में स्टार्टिंग पे थोड़ा सा बढ़ता, बाद में घटता था, वही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर। प्रेशर किस तरह से एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। सी हियर, मैं ये एक एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाऊँगा वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा और फिर एक लेवल के बाद जाके वो पैरेलल सा हो जाएगा, कांस्टेंट सा हो जाएगा। ये प्रेशर का कुछ ग्राफ रहता है, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर प्लॉट किया गया। हमने देखा जब लो प्रेशर था तो एडजॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ये पॉइंट आप नज़र करें, इस प्रेशर को बोलता हूँ सैचुरेशन प्रेशर। ये वो प्रेशर है जिसके बाद में प्रेशर बढ़ाता रहा, एडजॉर्प्शन पे कोई असर ही नहीं हुआ। मतलब एट लो प्रेशर्स एडजॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एट वेरी हाई प्रेशर वो प्रेशर पे बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता। प्लीज़ लिसन माय पॉइंट केयरफुली। ये जो ग्राफ आपको दिखाया गया है ये केमिकल एडजॉर्प्शन की स्टोरी है, जहाँ पे एक सिंगल लेयर फॉर्मेशन होना है। ऐसा भी ग्राफ कुछ जगहों पे ऑब्जर्वेबल है, लाइक दिस। ऐसा भी ग्राफ कुछ जगहों पे ऑब्जर्वेबल है, लाइक दिस। और भी कुछ, मुझे जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ शायद 6 या 7 तरह के एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स अलग अलग एग्जाम्पल्स पे ऑब्जर्वेबल हैं प्रैक्टिकली। बट मैं आपको सिर्फ आपकी एनसीईआरटी तक सीमित रखते हुए यही एडजॉर्प्शन का ग्राफ समझाऊंगा
जो एक केमिकल एडजॉर्प्शन पे यूनिलेयर फॉर्मेशन शो कर रहा है। हमारे पास 3 एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स मैथमेटिकली और ग्राफिकली एक्सप्लेन्ड हैं। एक उनमें आता है फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एक आता है लैंगमिर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। दोनों इसको ओबे करते हैं। एक आता है बेट, BET, एक फ्रेडलिक बोला है, एक लैंगमिर, नाम ध्यान रख लीजिएगा बस बाकियों के। तो एक आता है बेट, ये 3 साइंटिस्ट थे, उनके नाम का पहला लेटर है बेट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बेट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म मल्टी लेयर प्रोसेस को शो करता है। ये ग्राफ उस केस में एप्लीकेबल नहीं है। लैंगमिर और फ्रेडलिक केमिकल एडजॉर्प्शन यूनिलेयर प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं, ये उन्हीं के लिए एक्सप्लेनेबल है। मैं तो सिर्फ फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पे थोड़ी सी बात करूंगा, बस थोड़ी सी बात। क्या कहता है ये फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, देखिए एक बार। ये कहता है कि अगर आप लो प्रेशर पे देखें तो जो x/m है यानी कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x/m दैट इज इक्वल टू kp, जहाँ k कांस्टेंट होगा। p रेज टू द पावर 1 कर देता हूँ, p होता है वो, कुछ खास बात थोड़ी है उसमें। और एट हाई प्रेशर x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू द पावर 0। ध्यान दीजिएगा, x/m दैट इज इक्वल टू k, p रेज टू द पावर 0 1 होता है, तो मतलब k ही हो गया। यानी कि x/m जो है वो कांस्टेंट रहता है एट हाई प्रेशर। और एट मॉडरेट प्रेशर अगर मैं देखूं, इधर देख लेता हूं, एट मॉडरेट प्रेशर तो x/m जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू द पावर 0 और 1 के बीच की कुछ वैल्यूज़ हैं। तो मैं इसको 1/n कर देता हूं, जहां n कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो ये वैल्यू 2, 3, 4, 5 जो भी पुट करेंगे तो 0 और 1 के बीच में आएगी। सो x/m दैट इज इक्वल टू k p रेज टू द पावर 1/n, ये हो जाएगा। अगर मैं इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा सॉल्व करूं, दोनों तरफ log ले लेता हूं, log ऑफ x/m दैट इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस 1/n log p। y m x c, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है ग्राफ की, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर मैं y वर्सेस x प्लॉट करूं तो m स्लोप होगा, c इंटरसेप्ट होगा। अगर मैं यहां पे एक ग्राफ प्लॉट करूं जहां y ले लेता हूं ये log x/m और यहां पे log p ले लेता हूं, ये इसको देखो ऐसे लिख देता हूं। अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा स्पेशली मेडिकल के बच्चों को, नॉन मेडिकल वाले तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा समझ चुके होंगे अब तक। log x/m दैट इज इक्वल टू 1/n log p प्लस log k, ऐसे लिख देता हूं। देखिए ये y है, ये m है, ये x है और ये c है इंटरसेप्ट। ये ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा जिसमें ये वाला जो वैल्यू है इंटरसेप्ट, ये log k होगा और 1/n जो है वो इसका स्लोप होगा। जो अगर मैं अलग अलग कंसंट्रेशंस या अलग अलग प्रेशर्स पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को प्लॉट करके ग्राफ लगाऊं तो वो बिल्कुल इसी तरह से ऑब्जर्वेबल है, जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन की मैथमेटिकल वैलिडेशन देता है। अगर मैं प्रेशर्स की बजाय कंसंट्रेशन लूँ तो जस्ट P को रिप्लेस कर सकता हूँ C से इस पूरी स्टोरी में। वहाँ पे मैं सरफेस पे गैस की बजाय सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ, ये बात ऑलरेडी बता चुका हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम गैस पुट करता हूँ तो प्रेशर ले रहा हूँ। अगर कोई सॉल्यूशन रखूँ और उसके पार्टिकल्स को मैं सरफेस पे एब्जॉर्ब कराना चाहूँ तो मैं उसका कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ये फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की सारी स्टोरी थी।
थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं थी। लैंग्वेज का अगर मैं पढ़ने लग जाऊं, जो कि मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वो भी इसी चीज़ को ही वैलिडेट करता है, बट करना ही नहीं है हमें, वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही फोकस करेंगे हम। और अपने आखिरी पॉइंट पे आएंगे, एडजॉर्प्शन के लास्ट पॉइंट पे, और वो लास्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है इसकी, कहाँ कहाँ पे अप्लाइड है। तो मैं कुछ पहले पॉइंट्स मेंशन कर देता हूँ। वैक्यूम ट्यूब बनाने में ये काम आता है, मास्क बनाने में काम आता है, या शुगर इंडस्ट्री में इसका रोल रहता है। देन उसके बाद पेंट इंडस्ट्री में इसका बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है। मेडिकल की दुनिया में भी ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा काम आता है, मेडिकल फील्ड पे इसका बहुत ज़्यादा यूटिलिटी रहेगा। एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर आप देख सकते हैं, वाटर से हार्डनेस रिमूव करना हो तो भी हम लोग इस पर्टिकुलर मेथड्स, इस एडजॉर्प्शन की कहानी को यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी शेयर वन बाय वन, सभी के बारे में मैं आपसे कुछ कुछ बताता जाता हूँ। वैक्यूम ट्यूब्स का देखिए आप। सबसे पहले ये हमने एक वैक्यूम ट्यूब बना ली, ग्लास की ट्यूब है, अंदर वैक्यूम है। विद द टाइम क्या होगा, यहाँ से कुछ गैस पार्टिकल्स डिफ्यूज़ कर सकते हैं अंदर, जिसकी वजह से अंदर वैक्यूम ज़्यादा लंबे टाइम तक क्रिएटेड नहीं रहेगा। तो इन वैक्यूम ट्यूब्स को क्या किया जाता है, डबल लेयर्ड बनाया जाता है, और इन डबल लेयर्ड के अंदर यहाँ पे कुछ सुटेबल एड्जॉर्बेंट फीड कर दिए जाते हैं, यहाँ फिल कर दिए वो। अब ये आउटर सरफेस से अगर कोई गैस आ भी गई, अंदर डिफ्यूज़ होने की कोशिश भी करेगी, तो यहीं पे एड्जॉर्ब हो जाएगी, अंदर उस सिस्टम में वैक्यूम बना रहेगा। मास्क का तो आजकल आप यूज़ देख ही रहे हैं। मास्क लगा लिया, जैसे सपोज़ कोई फैक्ट्री में काम करता है बंदा, और वहाँ पे कोई गैस, सपोज़ करो फॉस्फीन गैस रिलीज़ होती है, डेंजरस है हमारे लिए। अब उसने मास्क लगा रखा है, नाक पे फॉस्फीन गैस आएगी और इस मास्क के सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब नहीं होगी, पास नहीं होगी, तो उस बंदे के नाक में नहीं घुसेगी, मास्क के सरफेस पे ही रह जाएगी। तो ऐसे मास्क्स बनाए जाते हैं जिनका सरफेस किसी सुटेबल गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए कन्वीनियंट हो। डेफिनेटली कोई एक पॉइजनस गैस है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई स्पेशल सरफेस ही लेंगे, तभी वो उसको वहाँ पे रोक पाएगी। काश कोई ऐसा मास्क बन जाता वो जो कोरोना के वायरस को ऐसे प्रोटेक्ट कर पाता। पता नहीं बना है कि नहीं बना, बट स्टिल प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रही है वो इस मास्क पे आप देख सकते हैं कि मास्क के सरफेस पे अगर वो सुटेबल एड्जॉर्बेंट लग जाए तो वो अंदर पेनेट्रेट करके नहीं जा पाएगा। शुगर इंडस्ट्री पे आप नज़र डालें। शुगर इंडस्ट्री में जो शुगर होता है वो एक्चुअली येलोइश कलर का होता है, आप लोग खाते हैं वो वाइट होता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाइट। वैसे ओरिजिनली शुगर में कुछ येलो स्टेन रहता है, तो वो क्या करते हैं, येलो स्टेन को रिमूव करने के लिए बोन चारकोल लेते हैं। आप सुनोगे ना जब पूरी कहानी, कुछ ज़्यादा वेजिटेरियन होंगे तो चीनी खाना आज पक्का छोड़ेंगे। जो बोन चारकोल होता है, हड्डियों का चूरा, जानवरों की, मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ ली जाती हैं, उसको अच्छे से साफ़ करके उसका पाउडर बना के उस चीनी में मिला दिया जाता है। वो बहुत अच्छा एड्जॉर्बेंट होता है, तो येलो स्टेन सारा का सारा वो अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है और वाइट चीनी आपको मार्केट में सप्लाई कर देता है। तो हड्डियाँ तो खैर वो निकाल के भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि सप्लाई करते हैं, बट दैट शुगर इज़ डेफिनेटली ट्रीटेड विद दैट बोन पाउडर। वो बोन पाउडर जो बहुत अच्छा चारकोल होता है वो उस येलो स्टेन को वहाँ से बाहर निकालता है एडजॉर्प्शन के थ्रू। पेंट इंडस्ट्री में आप देखें, जैसे मान लीजिए हमने पेंट ले लिया ये और दीवार पे करना है, इसके अंदर कुछ एयर बबल्स हो सकते हैं, तो अगर आप पेंट करेंगे तो वो एयर बबल दीवार पे एज इट इज़ पेंट हो जाएगा और थोड़े दिन में जब फूटेगा तो वहाँ पैच दिखाई देगा। तो वहाँ पे कुछ सुटेबल एड्जॉर्बेंट डाल दिए जाते हैं पेंट्स में जो इस एयर को वहाँ पे एड्जॉर्ब कर लें और इस तरह की समस्या ना आए। मेडिकल फील्ड में आप देखें तो मान लो मैं कोई भी दवाई खाता हूँ, आप खाते हैं या कोई भी इंडिविजुअल खाता है, तो वो बॉडी में जाके जो बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, एंजाइम है, तो वो उनके सर्फेसिस पे जाके एड्जॉर्ब होते हैं। एड्जॉर्ब होने के बाद फिर वो अपने ठिकानों पे घूमते हैं और जहाँ रिलीज़ होना होता है वहाँ रिलीज़ होते हैं। वो पूरी केमिस्ट्री है उसकी, अलग से पढ़ेंगे कभी 12th में लास्ट मौक़ों पे जाके। तो ये मेडिकल फील्ड पे भी हम देखते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो बॉडी के अंदर एड्जॉर्ब होकर अपना फर्दर एक्शन शो करती हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का मतलब समझें आप, जैसे मान लो ये मैंने कोई सरफेस ले लिया जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को एड्जॉर्ब कर सकता है। अब मैं यहाँ से पानी फ्लो कराना शुरू कर देता हूँ,
जब मैं यहाँ से पानी फ्लो कराना शुरू कर देता हूँ तो पानी में हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से है। तो यहाँ जब पानी आएगा तो वो अपने सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम को सरफेस पे एब्जॉर्ब करा के आ रहा होगा। वो थोड़ा स्लांट स्लो प्रोसेस पे क्रॉस कराएंगे इस पे, ताकि वो टाइम के साथ वहाँ एब्जॉर्ब होके सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कर पाएँ। बेसिक प्रिंसिपल है ये, ज़्यादा डिटेल कुछ समझना नहीं है। 4-5 पॉइंट्स याद रख लेने हैं कि एब्जॉर्प्शन किस तरह से अफेक्ट करता है, किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। अच्छे से पढ़ें। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। एब्जॉर्प्शन और भी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो मैं एक पॉइंट और यहाँ पे इंडिकेट करना चाहूँगा कि वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ दिखाने में भी काम आता है। डिटेल में मैं इसी चैप्टर के एंड पे आपको समझाऊंगा कि कैसे ये कैटालिसिस करती है, बट रिएक्शंस को कैटालाइज करने में भी एब्जॉर्प्शन का एक अहम रोल रहता है। इस पूरे सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग 3 टुकड़ों में मैं कह सकता हूँ पढ़ेंगे। ये आज पहला टुकड़ा हमने ख़त्म किया एब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड टुकड़ा पढ़ेंगे इसका, दैट इज़ रिगार्डिंग द कोलोइडल सॉल्यूशंस। तो कोलोइडल सॉल्यूशंस की बात करेंगे यहाँ पे, उनकी सारी कहानी सिमटाएंगे कोलोइडल्स के बारे में। और फिर तीसरे फेज़ पे जाके हम लोग कैटलिस्ट और बचा खुचा सारा सामान सरफेस केमिस्ट्री का इकट्ठा करके इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। गुड बाय।